हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम आ गए हैं आप लोग के समक्ष सीडीपी का पूरा संपूर्ण नोट्स को लेकर के। देखिए, कल हम लोग चर्चा किए थे सीटेट का सीडीपी का संपूर्ण सिलेबस। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के समक्ष सीटेट का सीडीपी का 6 to 8 का संपूर्ण सिलेबस का जो है विश्लेषण। देखिए, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट क्या था? विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध। देखिए, विकास डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली गुणात्मक और परिणात्मक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के जो है मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। देखिए, विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई बदलाव शामिल होते हैं। सीखने और विकास का जो है ना गहरा संबंध होता है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है और नए अनुभव प्राप्त करता है, उसका सीखना और आसान होता जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक बच्चा जो है अपने हाथ से पूरी चीज़ पकड़ना सीखता है पहले, फिर उंगलियों का उपयोग करके पेंसिल पकड़ता है, फिर परिपक्वता और अभ्यास की तालमेल से ही लिखना संभव हो पाता है। अच्छा, हाँ, देखिए, ये डेवलपमेंट जो होता है, एक होता है विकास, एक होता है वृद्धि। वृद्धि और विकास में जो है अंतर होता है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है, लेकिन वृद्धि जो होता है एक कुछ निश्चित समय के बाद रुक जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ऊंचाई बढ़ना जो है एक निश्चित समय के बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर, जब तक आप जीवित हैं तब तक विकास होता रहता है। कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो वृद्धि और विकास में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों के विकास के सिद्धांत। बाल विकास के वे मूलभूत नियम या दिशा निर्देश जो यह तय करते हैं कि बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किस क्रम और गति से होगा। तो देखिए, निरंतरता का सिद्धांत है एक विकास का। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी नहीं रुकता है। और देखिए, विकास की गति भी होती है, और जो समीप दूराभिमुख सिद्धांत और एक मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। समीप दूराभिमुख सिद्धांत में क्या होता है कि विकास केंद्र यानी रीढ़ की हड्डी से बाहर हाथ पैर की ओर होता है, और मस्तकाधोमुखी सिद्धांत विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक शिशु जो है जन्म के बाद सबसे पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण पाता है, फिर बैठना और बाद में चलना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। विकास पर दो मुख्य कारकों का प्रभाव पड़ता है, माता पिता से मिले आनुवांशिक गुण और आसपास का वातावरण। देखिए, विकास इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, यानी विकास बराबर आनुवांशिकता इनटू वातावरण। आनुवांशिकता जो होता है बच्चों की क्षमता की सीमा तय करती है, ठीक है, जबकि पर्यावरण उस क्षमता को बाहर निकालने का अवसर देता है। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं ना बहुत ही प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिल पाता है, उनको माहौल नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वो अच्छे कार्य या सफल नहीं हो पाते। जैसे एग्जाम्पल से देखिए कि एक बच्चे को आनुवांशिक रूप से अच्छी लंबाई और खेल की प्रतिभा मिली है, लेकिन अगर उसे अच्छा पोषण और खेल का माहौल न मिले तो वह एक अच्छा एथलीट नहीं बन पाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं। सामाजिक दुनिया और बच्चे वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों, व्यवहारों और संस्कृति को सीखता है। सामाजिकरण के भी दो मुख्य साधन होते हैं। प्राथमिक देखिए होते हैं परिवार, जहां बच्चा सबसे पहले सीखता है, और द्वितीय क्षेत्र होता है स्कूल, मित्र मंडली, मीडिया, इस सेकेंडरी क्षेत्र है। देखिए एग्जाम्पल, घर पर बड़ों का सम्मान करना सीखना जो है ये प्राथमिक समाजीकरण हुआ, और स्कूल में अनुशासन व टीम वर्क सीखना ये जो है द्वितीयक समाजीकरण है। ठीक है, तो समाज जो है बच्चों की विकास में इस तरह का भूमिका निभाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का जो है विकास का सिद्धांत है, उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे स्पेशल हम एक अलग एक वीडियो बना देंगे, लेकिन यहाँ हम लोग शॉर्ट में जानते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक जो है क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, इन तीनों विचारकों ने बाल विकास और उनके सोचने समझने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। जीन पियाजे देखिए क्या कहते हैं, बच्चा एक सक्रिय वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। और लेव वाइगोत्स्की का कथन है कि बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है। इन्होंने जेपेडी और स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, इन्होंने नैतिक विकास यानी सही और गलत के निर्णय लेने की 3 अवस्थाएं बताई। देखिए, जैसे उदाहरण, एक बच्चा साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, पिता पीछे से पकड़े रहते हैं, जब बच्चा संतुलन बना लेता है तो पिता हाथ हटा लेते हैं। देखिए, ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो हैं इनका सिद्धांत से 3-4 क्वेश्चन जो है 3-4-5 क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इस पर जो है हम स्पेशल चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में बताए हैं। देखिए, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। नेक्स्ट है,
देखिए, वह शिक्षा प्रणाली जहाँ बच्चा केंद्र बिंदु होता है और उसकी रुचियों, आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया बनाई जाती है। हाँ, ये होना भी चाहिए। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा ही होना चाहिए, क्योंकि सिखाना तो बच्चों को ही है ना। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा जो होता है करके सीखने और सहयोगात्मक अधिगम पर जोर देती है। इसमें रटने की बजाय समझ पर ध्यान दिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, बच्चों को केवल पेड़ पौधों के बारे में किताब में पढ़ने की जगह उन्हें स्कूल के बगीचे में ले जाकर पौधों का अवलोकन कराना चाहिए। यानी बच्चे जितना प्रायोगिक विधि से सीखते हैं उतना किताबी ज्ञान से मतलब नहीं सीखते हैं। ऐसे हम लोग भी हैं, जैसे देखिए कोई चीज़ करके सीखने में जो है जितना मज़ा आता है वो पढ़ के नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इंटेलिजेंस, बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। देखिए क्या है, बुद्धि जो होता है तर्क करने, सीखने, समस्याओं का समाधान करने और पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने की क्षमता है। देखिए अल्फ्रेड बीने से लेकर आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को मापने और समझने के अलग अलग दृष्टिकोण दिए हैं, जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, नई या जटिल स्थिति में तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि को दर्शाती है। देखिए कोई बुद्धिमान बच्चा जो होता है, जो कोई भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर लेता है, और तो इसी को बुद्धि कहते हैं। निर्णय लेने का, विचार करने का क्षमता जो है बुद्धि को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुआयामी बुद्धिमत्ता। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक एकल क्षमता नहीं है, बल्कि कई अलग अलग प्रकार की होती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई है: भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, स्थानिक, अंतरव्यक्तिगत, अंतराव्यक्तिगत और प्राकृतिक। देखिए सचिन तेंदुलकर में उदाहरण एक दे रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत का। सचिन तेंदुलकर में शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अधिक है, जबकि लता मंगेशकर में संगीतात्मक बुद्धि अधिक है, जिस वजह से लता मंगेशकर गायक हैं और सचिन तेंदुलकर जो है एक अच्छे प्लेयर रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भाषा और विकास। देखिए भाषा और चिंतन के बीच का संबंध कि कैसे हमारी सोच भाषा को प्रभावित करती है। यह भाषा हमारी सोच को दिशा देती है। देखिए जीन पियाजे का मानना था कि विचार पहले आते हैं और भाषा जो है बाद में आते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत में भाषा और विचार अलग होते हैं, लेकिन लगभग 3 साल की उम्र में वे आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा आप लोग, जब बच्चा खुद से बातें करते हुए खिलौना जोड़ता है तो वाइगोत्स्की इसे निजी वाक कहते हैं, जो उसके विचारों को दिशा देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग। देखिए सेक्स जैविक लिंग है, जबकि जेंडर समाज द्वारा बनाई गई भूमिकाएं, व्यवहार और अपेक्षाएं हैं। देखिए क्या है, इसमें लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और लिंग रूढ़िवादिता शामिल है। शिक्षक को कक्षा में इसे तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे देखिए क्या है कि लोग बोलते हैं लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ये सब क्या है, ये सब लिंग रूढ़िवादिता है। आज ऐसा कुछ नहीं है। जितने जो काम लड़कियां कर सकती हैं वे लड़के भी कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं, जो कि इस रूढ़िवादिता को एक शिक्षक की भूमिका होती है कि समाज से खत्म करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर होता है। भाषा में, जाति में, लिंग, समुदाय, धर्म और क्षमताओं के आधार पर बच्चों में पाई जाने वाली भिन्नता। विद्यालय में जो है तरह तरह के भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के जो है भिन्न भिन्न धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए इसमें कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक समावेशी शिक्षक को इन अंतरों को समस्या न मानकर एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए और विभेदित अनुदेशन का पालन करना चाहिए। देखिए बच्चे जो है भिन्न भिन्न धर्म के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न जाति के हो सकते हैं, भिन्न समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका होती है कि सभी का समावेशन करके शिक्षा दें, उनमें कोई भेदभाव न करें। देखिए उदाहरण समझिए, कक्षा में एक बच्चा देखकर जल्दी सीखता है और दूसरा सुनकर। शिक्षक को दोनों के लिए अलग अलग गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन में अंतर।
सीखने के लिए मूल्यांकन यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है ताकि सुधार किया जा सके। और सीखने का मूल्यांकन जो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यह सत्र के अंत में उपलब्धि का स्तर मापने के लिए होता है। जैसे देखिए जो हम लोग क्लास में जो हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जिस समय चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जो लास्ट में हम लोग परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के बाद जो मार्क्स देते हैं, रिजल्ट बनता है, वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। देखिए जैसे पढ़ाते समय प्रश्न पूछना सीखने के लिए मूल्यांकन है, जबकि वार्षिक बोर्ड परीक्षा सीखने का मूल्यांकन है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए ये क्या होता है, CCE का अर्थ है लगातार और बच्चे के सभी पक्षों शैक्षणिक और सह शैक्षणिक का मूल्यांकन करना। इसका उद्देश्य जो होता है ना, परीक्षा का डर खत्म करना और बच्चे के सर्वांगीण विकास का बढ़ावा देना। जैसे उदाहरण से समझिए, बच्चे की केवल लिखित परीक्षा के अंक न देखकर उसके खेल, व्यवहार, चित्रकला और प्रोजेक्ट वर्क को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन और आलोचनात्मक सोच बढ़ाना। देखिए इसका क्या मतलब है, कक्षा में नया विषय शुरू करने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जांचना और उनमें तर्क करने की क्षमता विकसित करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे खुले अंत वाले प्रश्न तैयार करने चाहिए जिससे बच्चे केवल उत्तर याद न करें बल्कि सोचने और विश्लेषण करने पे मजबूर हो। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यदि पृथ्वी से सारा पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? यह प्रश्न बच्चों में आलोचनात्मक और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। देखिए क्या है, वंचितों और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। देखिए ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक या सांस्कृतिक कारणों से समाज और शिक्षा की मुख्य धारा से पीछे छूट गए हैं, जैसे कि ST/SC या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भाषाई अल्पसंख्यक, तो इन बच्चों को जो है यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। और देखिए क्या है, शिक्षक को कक्षा में बहुसांस्कृतिक और समावेशी माहौल तैयार करना होता है ताकि बच्चे जो है, ताकि किसी भी बच्चे को अलगाव या हीन भावना महसूस ना हो। क्योंकि देखिए विद्यालय में जो है हर तरह के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। ST/SC बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं, तो एक शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चों का जो है समावेशन करके शिक्षा दें। जैसे उदाहरण से समझिएगा, यदि किसी गाँव के स्कूल में पहली बार शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे आते हैं तो शिक्षक को उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए सरल और व्यवहारिक उदाहरणों से पढ़ाना चाहिए। जैसे किसी गांव के बच्चे जो होते हैं वो खड़ी लैंग्वेज में नहीं बात करते, अपने गांव के लैंग्वेज में बात करते हैं, तो उन्हें हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उन्हें आप उसी लैंग्वेज में सिखाने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। जैसे वे अधिगम विकार जो बच्चे की पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों को दंड देने के बजाय उनकी विशिष्ट अधिगम आवश्यकता को पहचान कर शिक्षण विधियों में बदलाव करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा को डिसलेक्सिया होता है जो पढ़ने में कठिनाई होता है, जैसे कोई बच्चा को डिस्ग्राफिया होता है जिसको लिखने में समस्या होती है, और किसी को डिसकैलकुलिया होता है जो गणितीय गणना में कठिनाई होती है। तो हमें जो है उस तरह का क्लास का माहौल बनाना चाहिए जिससे बच्चे जो है सीखें। जैसे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे को पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए जोर जोर से पढ़ने का दबाव बनाने के बजाय ऑडियो विजुअल माध्यम से सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों को संबोधित करना। देखिए क्या है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से अधिक होती है और वे जो है किसी चीज़ को जल्दी सीख जाते हैं। और एक होते हैं रचनात्मक, क्रिएटिव, जो नया, अनोखा और मौलिक सोचने में सक्षम होते हैं। जैसे कुछ बच्चे को देखे होंगे कि जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ाइए तो बच्चे जो होते हैं ना खुद ब खुद उनके दिमाग में एक नया क्वेश्चन होता है कि मैम सर ऐसे क्यों है, ये क्यों है। तो वो जो होते हैं इस तरह के बच्चे क्रिएटिव बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे सामान्य कक्षा शिक्षण से जल्दी बोर हो जाते हैं, इन्हें चुनौतीपूर्ण और समृद्ध शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती। तो देखिए क्या करना चाहिए, गणित की कक्षा में यदि कोई प्रतिभाशाली बच्चा सामान्य सवालों को तुरंत हल कर लेता है तो शिक्षक उसे जटिल समस्याओं को हल करने या प्रोजेक्ट वर्क का नेतृत्व करने का अवसर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीखना और शिक्षा शास्त्र। बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। देखिए बच्चे केवल ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे छोटे वैज्ञानिक
एक मिनट देखेंगे। यहाँ पे हमारा फ़ोन का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। हाँ, जीन पियाजे के अनुसार देखिए, बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो कि खोज करके सीखते हैं। जैसे एक बच्चा जो है ना मोमबत्ती के लौ को छूने की कोशिश करता है और जलने पर यह सीख जाता है कि आग से जो है दूर रहना चाहिए। अब बच्चे स्कूल प्रदर्शन में सफलता पाने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। देखिए, बच्चों की असफलता व्यक्तिगत कमी नहीं होती, बल्कि अक्सर शिक्षण प्रणाली, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम या परीक्षा का डर का परिणाम होता है। जब शिक्षा बच्चे के स्तर और रुचि के अनुरूप नहीं होती तो बच्चा असफलता या निराशा महसूस करने लगता है। देखिए, बच्चे का गणित में कम अंक लाना उसकी अयोग्यता नहीं, बल्कि पढ़ाने के नीरस तरीके या रटने पर जोर देने की वजह से हो सकता है। तो बच्चों को जो है इस तरह से सिखाना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, सीखें, उन पे दबाव नहीं देना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो दूसरे से बातचीत और सहयोग के माध्यम से होती है। जैसे सहपाठी समूह, समूह चर्चा और सहयोगी अधिगम से सीखना अधिक प्रभावी होता है। विज्ञान के किसी प्रयोग के छात्र जब आपस में चर्चा करके और समूह में कार्य करके पूरा करते हैं तो उस सिद्धांत जो है ना उसको बेहतर समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। देखिए, बच्चा स्वयं समस्याओं का विश्लेषण करता है, कारण ढूंढता है और अपने अनुमान परिकल्पना बनाता है। शिक्षक को बच्चे को सीधे उत्तर बनाने के बजाय उसे खुद उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, पौधा क्यों सूख गया, इसका कारण जानने के लिए बच्चा धूप, पानी और मिट्टी का निरीक्षण करता है और खुद निष्कर्ष निकालता है। तो इस तरह का अवसर जो है बच्चे को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं एवं त्रुटियों का महत्व। देखिए, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी अवधारणाएं बना लेते हैं जो वैज्ञानिक रूप से गलत हो सकती है, लेकिन उनके सोचने के तरीके को दर्शाती है। गलतियां सीखने का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शिक्षक को यह समझने में मदद करती है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा सोचता है कि हवा चलती है तो पेड़ भी हमारे साथ दौड़ते हैं। तो शिक्षक की सोच का मजाक उड़ाने के बजाय चर्चा करके वैज्ञानिक कारण समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुभूति एवं भावनाएं। हमारे सोचने समझने की क्षमता यानी संज्ञान और हमारे संवेग जैसे क्रोध, डर, खुशी, तनाव के बीच जो है ना गहरा संबंध होता है। तनाव और अत्यधिक डर जो है बच्चे की सीखने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जबकि सुरक्षित और सकारात्मक माहौल सीखने को बढ़ावा देता है। जैसे परीक्षा के डर से एक प्रतिभाशाली बच्चा भी पढ़ा हुआ भूल जाता है, जबकि शांत वातावरण में वह बेहतर प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रेरणा और सीखना। प्रेरणा वह शक्ति है जो किसी कार्य को शुरू करने और लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रखने के प्रति प्रेरित करता है। जैसे आंतरिक प्रेरणा, जब बच्चा अपनी खुशी, जिज्ञासा या रुचि के लिए सीखता है, और बाहरी प्रेरणा जब बच्चा पुरस्कार, अंक या सजा से बचने के लिए सीखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, किसी कहानी की किताब को केवल मजे और उत्सुकता के लिए पढ़ना जो है आंतरिक प्रेरणा है, लेकिन परीक्षा में प्रथम आने पर साइकिल मिलने के लालच में पढ़ना जो होता है उसको बोलते हैं बाहरी प्रेरणा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सीखने में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण। सीखने की प्रक्रिया को आंतरिक और बाहरी दोनों कारक प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, व्यक्तिगत कारक बुद्धि, परिपक्वता, स्वास्थ्य, आयु और प्रेरणा का स्तर, और पर्यावरण कारक जो होते हैं पारिवारिक माहौल, स्कूल का वातावरण, शिक्षण सामग्री, सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि। एग्जाम्पल से देखिएगा, समझिएगा। एक कुपोषित या बीमार बच्चा जो है कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसी तरह यदि कक्षा में अत्यधिक शोर या गर्मी है तो भी सीखना जो है बाधित होता है। हाँ, आइए देख लेते हैं हम लोग जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे उनके प्रमुख सिद्धांत को, जो हम बोले थे आप लोग से कि हम लोग चर्चा करेंगे इस पे भी। तो आइए देखते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं कोहलबर्ग जो है। देखिए, जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड से। कभी कभी होता क्या है ना कि एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ये वैज्ञानिक जो है ये कहाँ के रहने वाले थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से हैं और ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिए हैं। कोहलबर्ग जो है अमेरिका से हैं, ये नैतिकता का सिद्धांत दिए हैं। और वाइगोत्स्की जो है रूस से हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिए हैं। और नोम चॉम्स्की जो है अमेरिका से हैं, भाषा और विकास का सिद्धांत को दिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और बड़े होने के साथ उनकी बुद्धि कैसे बदलती है। इनका सिद्धांत जो है 4 प्रमुख चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट
देखिए इनका क्या है, पहला चरण संवेदी प्रेरक चरण, जो जन्म से 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी इंद्रियों यानी आँख, कान, नाक और शारीरिक क्रियाओं से सीखता है। और सेकंड चरण इनका जो है पूर्व संचलात्मक चरण, 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या होता है कि भाषा और प्रतीकों का उपयोग शुरू होता है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है, यानी वह सिर्फ अपना नज़रिया को ही समझता है, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, तीसरा चरण मूर्त संक्रियात्मक चरण, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है तो बच्चा तार्किक सोच शुरू होती है बच्चों में, जो कि ठोस या मूर्त चीज़ों पर आधारित होती है। संरक्षण और वर्गीकरण की क्षमता आ जाती है। बच्चे जब 7 से 11 साल के हो जाते हैं तो बच्चे जो है ये ठोस चीज़ों पे जो है सोचना शुरू कर देते हैं। और देखिए औपचारिक संक्रियात्मक, जो चौथा चरण है जीन पियाजे महोदय का, 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं। अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाती है, बच्चे जटिल और काल्पनिक समस्याओं को भी हल कर लेते हैं। तो ये जीन पियाजे जो है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। इनका 4 चरण है और ये चारों चरण से जो है मतलब क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है 100%, 1-2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इनका सिद्धांत यह बताता है कि इंसान सही और गलत के बारे में सोचना समय के साथ कैसे सीखता है। इस सिद्धांत को 3 मुख्य स्तरों और 6 चरणों में बांटा गया है। कोहलबर्ग ने यह देखने के लिए कि लोग नैतिक फैसले कैसे लेते हैं, बच्चों और वयस्कों को जैसी नैतिक कहानियाँ सुनाई थी। हिंज डिलेमा का देखिए हिंज डिलेमा का क्या कहानी है। हिंज नामक एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी जो है बीमार होती है, तो वो जो है दवा लेने के लिए जाता है दुकान में। तो वहाँ जो है जो होते हैं डॉक्टर, वो बहुत ज़्यादा दाम बताते हैं दवा का। तो हिंज जो है उस समय सोचता है कि क्या दवा जो है चोरी कर ले जिससे हमारी पत्नी का जान बच जाए। और लेकिन फिर वो ये भी दुविधा में पड़ जाता है कि चोरी करेंगे तो ये कानूनन अपराध होगा। लेकिन फिर सोचता है कि लेकिन क्या कानून से कानून ऊपर है किसी व्यक्ति की जान से। तो इस तरह की दुविधाएं जो है हर किसी के साथ जो है होता है। तो इस दुविधा को देखते हुए देखिए क्या दिए हैं नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय। इनका जो है 3 चरण एवं 6 स्तर है। देखिए पहला चरण है पूर्व परंपरागत नैतिकता, जो लगभग 4 से 10 वर्ष के बच्चों की बात की है। इसमें क्या होता है, आज्ञा पालन और सजा, पहला चरण इनका है। पूर्व परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत पहला चरण जो है आज्ञा पालन और सजा। इसमें क्या होता है कि बच्चा नियम सिर्फ इसलिए मानता है ताकि उसे सजा ना मिले। बिल्कुल उस समय जो है ना 4 से 10 वर्ष का बच्चा जब होता है तो उसे ये समझ नहीं होता है कि क्या गलत क्या सही। हाँ, वो किसी कार्य को जो है अगर कुछ गलत है उसको करने से रुकता है, तो क्यों, इसलिए कि उसको डर होता है कि अगर हम गलत करेंगे तो सजा मिलेगा। देखिए चरण 2 जो होता है व्यक्तिगत लाभ, आदान प्रदान, वही काम सही लगता है जिसे अपना फ़ायदा हो। जैसे किसी बच्चे को आप बोल दीजिए कि ये काम कर दो तो टॉफ़ी देंगे, तो बच्चा जो होता है बहुत जल्दी तैयार होता है। तो ये है दूसरा चरण। अब देखिए दूसरा स्तर में देखिए परंपरागत नैतिकता, इसमें जो होते हैं 10 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं। तो तीसरा चरण क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जैसे समाज या दोस्तों के बीच पसंद किया जाना और अच्छा दिखना मुख्य लक्ष्य होता है। जब बच्चे जो है ना 10 से 13 वर्ष की उम्र में होते हैं तो बच्चों में ये भावना होती है कि मतलब हम क्या करें जिससे हम अच्छा दिखें, लोग हमें अच्छा कहें, इस तरह की भावना होती है। और चरण 4 जो होता है कानून और व्यवस्था, समाज और नियमों और कानूनों का पालन करना जरूरी माना जाता है ताकि जो है व्यवस्था बनी रहे। तो इस उम्र के बच्चों में जो है इस तरह की भी भावना आती है। तो ये है इनका चौथा चरण। अब देखिए तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिकता, जो 13 वर्ष से आगे होते हैं। देखिए चरण 5 है, इसमें सामाजिक अनुबंध, नियम समाज की भलाई के लिए, यदि कोई नियम किसी की जान बचाता है या गलत है तो उसे बदला जा सकता है। देखिए जब बच्चे जो किशोरावस्था में प्रवेश कर जाते हैं ना, तो उस समय बच्चों में होता है ना कि मतलब हम क्या नहीं कर सकते, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न होती है। देखिए चरण 6 जो है क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, व्यक्ति अपने खुद के न्याय, मानवाधिकार और ईमानदारी के सिद्धांतों पर चलता है, भले ही वह कानून के खिलाफ ही क्यों न हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का विकास का सिद्धांत। यह मुख्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा जो है सबसे मुख्य है। इसके अनुसार बच्चों का मानसिक विकास समाज और दूसरों के साथ मिलने जुलने से होता है। देखिए सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे जो होते हैं ना समाज के लोगों, माता पिता और शिक्षकों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उनकी सामाजिक अंतःक्रियाओं द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति। देखिए, समाज के रीति रिवाजों और मूल्य बच्चों की सोच और सीखने के तरीके को तय करते हैं। और भाषा जो होता है, भाषा सीखने और सोचने का सबसे बड़ा औजार है। पहले भाषा समाज से जुड़ने के लिए आती है और बाद में बच्चा जो है इसे खुद को नियंत्रित करना सीखता है। देखिए, सिद्धांत की कुछ मुख्य अवधारणाएं भी है। पहले बताएं हम कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, देखिए क्या है, जेपीडी का वह अंतर है जो एक विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह किसी अधिक जानकार व्यक्ति के मार्गदर्शन पर कर सकता है। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है जो किसी वर्ग को जो है 40% जो है खुद कर ले रहा है और 60% जो है बाकी किसी टीचर या किसी की सहायता से कर रहा है। तो ये 60% माइनस 40% वो जो 20% आता है वो जो है जेपीडी है। नेक्स्ट है स्कैप फोल्डिंग। देखिए, सीखने के दौरान बड़े या समझदार व्यक्ति के द्वारा दी जाने वाली अस्थायी मदद या मार्गदर्शन। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है साइकिल चलाना सीखता है और पीछे से उसके पिताजी पकड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो बच्चा जो है बोलता है कि पिताजी पकड़े रहिएगा, नहीं छोड़िएगा। लेकिन जैसे ही बच्चा साइकिल में बैलेंस बना लेता है तो पिताजी जो होते हैं साइकिल को छोड़ देते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है स्कैप फोल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है। इनका भाषा विकास का सिद्धांत यह बताता है कि भाषा सीखना जो है ना मनुष्य की एक जन्मजात क्षमता है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। देखिए क्या है, भाषा अधिग्रहण तंत्र। मानव मस्तिष्क में एक काल्पनिक जैविक तंत्र होता है जिसे LAD लेड इक्वेशन डिवाइस कहा जाता है, जो सुनी गई भाषा को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जन्मजात क्षमता। चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो है ना भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ ही पैदा होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे कि चलना सीखते हैं। सार्वभौमिक व्याकरण, देखिए ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि देखिए आप विदेश का जो बच्चा होता है ना वो जन्म से ही जो इंग्लिश बोलना ही सीखता है, और हमारे यहाँ जो इंडिया के बच्चे हैं जो जन्म से जो है वो तो हिंदी बोलते हैं, आम लैंग्वेज सीखते हैं, उनको जो है बाद में इंग्लिश सिखाई जाती है। तो उसी तरह से बच्चे जो होते हैं ना उनमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, नैटिज्म होता है उनमें। नेक्स्ट देखिए सार्वभौमिक व्याकरण। दुनिया की सभी भाषाओं की मूल संरचना में कुछ बुनियादी नियम एक जैसे होते हैं जिन्हें बच्चे सहज रूप से पहचान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यवहारवाद का विरोध। चॉम्स्की ने स्किनर के इस विचार को नकारा कि बच्चे केवल नकल और अभ्यास से भाषा सीखते हैं, और क्योंकि बच्चे ऐसे वाक्य जो है ना खुद भी बना लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने भी नहीं होते। तो चलिए हम लोग देखें CPD का लगभग CDP का पूरा हम लोग टॉपिक जो है देख लिए। तो अगर आप लोग जो है आधे घंटे का समय निकालकर इस पूरे वीडियो को सोते जागते घूमते फिरते कहीं भी अगर आप देख लें तो हम गारंटी के साथ बोलते हैं कि यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन जो है बहुत सारे क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं, क्योंकि कम समय में और ज़्यादा चीज़ को इस वीडियो में कवर किया गया है। ठीक है, हम कल मिलेंगे आप लोग से PYQ के साथ, CDP का PYQ लेकर के। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए।